अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, measurement of poverty, types of poverty, vicious circle of poverty, and what are the measures to break this vicious circle of poverty. Today we are going to start the theories of economic growth and development. I am going to share the screen. बेसिकली हम ट्रेडिशनल थ्योरी से स्टार्ट होंगे और जो है वो एडवांस थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट पे बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरीज भी हैं इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, न्यू क्लासिकल भी हैं और मॉडर्न वे में भी हैं। हम इंशाल्लाह सबको एनालाइज करेंगे। First theory, here you can see that classical theories of economic development. There are four approaches. First one is linear stages of economic growth. Second one is theories and patterns of structural change. Third one is international dependence revolution theory. Fourth one is new classical free market counter revolution. And today we are going to discuss the first theory, the linear stages of growth model. फर्स्ट थ्योरी डजंट मीन कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली थ्योरी है, ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। जो हम थ्योरीज जो हमारे सिलेबस में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो आज से हम फर्स्ट जो है वो थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी मौजूद है। तो जिन थ्योरीज का मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो प्रोमिनेंट थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और आपके सिलेबस में, हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। उनमें ये फर्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट थ्योरी नेम्ड एज द रोस्टोज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेम है द लीनियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं इसको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका समरी आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा, देन हम इसको स्टडी करते हैं। प्रोफेसर रोस्टो, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, presented this theory in 1960. प्रोफेसर रोस्टो के मुताबिक कहता है कि कंट्रीज ऑब्वियसली तमाम कंट्रीज डेवलप होना चाहते हैं, तो जो डेवलपिंग से डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन स्टेजेस को जो है वो एक्सप्लेन किया है प्रोफेसर रोस्टो ने। जैसे कहते एक बच्चा मतलब पैदा होता है छोटा, अब वो मरने तक जो है उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं कि वो अडल्ट होता है, यंग होता है, पढ़ता है, यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है। हर स्टेज है और स्टेज हर अपनी स्टेज की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह वो कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर आप ये कह लें कि डेवलपिंग कंट्री से लेकर डेवलप्ड होने तक का जो सफ़र है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है और हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको प्रोफेसर रोस्टो ने एक्सप्लेन किया है। By according to Professor Rostow, there are five stages of economic growth or development. First one, traditional society. Second one is preconditions to take off. Third one is take off condition. Fourth one is drive to maturity. And fifth one is high mass consumption. ये 5 stages जो हैं ये प्रोफेसर रोस्टो ने एक्सप्लेन की। लेट्स सी कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक डेवलपिंग कंट्री आप कह लें या एक इनिशियल स्टेज कह लें कंट्रीज की। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी आर एज अंडर, इट कैरेक्टराइज्ड बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर, almost completely a primary sector economy, limited technology, a static or rigid society,
lack of class or individual economic mobility, with stability prioritized and change seen negatively. This is the first stage of economic growth and development. Traditional society, मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है इस स्टेज में। बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। पॉपुलेशन का मेजर प्रोपोर्शन रूरल एरियाज में रहता है। लेबर फोर्स का मेजर प्रोपोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इसी को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो लिमिटेड है और सबसिस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर है और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर है। सबसिस्टेंस का मतलब है कि हम अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गुजारे के लिए। एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अपने गुजारे के लिए, जिसमें मतलब आप ये कह लें कि सेल्फ सफिशिएंट है, जस्ट सेल्फ सफिशिएंट है, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं है। स्टैटिक रिजिड सोसाइटी होती है। रिजिड सोसाइटी का मतलब है दे आर स्टिक टू देयर कस्टम्स। लोग अपनी रवायात के साथ चिमटे हुए हैं। जल्दी वो देहातों से या कह लें कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव नहीं करना चाहते। ना ही इंडिविजुअल मोबिलिटी है, ना ही कलेक्टिव मोबिलिटी है। फैमिली वाइज मूव नहीं करना चाहते। स्टेबिलिटी प्रायोरिटाइज है, कहते हैं हम स्टेबल हैं, हम अपना खा पी रहे हैं, बस ठीक है, कुछ भी बदलता हुआ नहीं देखना चाहते। So these are the characteristics of traditional society. एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, ज्यादा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Second stage of economic growth is preconditions to take off. Precondition to take off मतलब टेक ऑफ करना, जैसे जहाज जो है वो उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो उससे पहले जो है वो एक रनिंग, आप कह लें रनवे पे रन करता है जहाज उड़ने से पहले। तो ये वही स्टेज है, समझ लें, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। These are characteristics of precondition to take off. External demand for raw materials initiates economic change. एग्रीकल्चर मेन प्रोडक्टिविटी होती है। एक्सटर्नल डिमांड का मतलब है कि दूसरे कंट्री से हमारे रॉ मटेरियल के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए डिमांड में इजाफा होता है। डेवलपमेंट ऑफ मोर प्रोडक्टिव कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड कैश क्रॉप्स नॉट कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर और लार्जली एक्सपोर्टेड। कैश क्रॉप्स कहते हैं लाइक कॉटन, लाइक व्हीट, लाइक राइस, इनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो इनकी डिमांड में इजाफा होता है। हम प्रोडक्शन में, इन कमोडिटीज की प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं और एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज को। मतलब प्रोडक्शन में इजाफा होता है, सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल नहीं रह जाता, प्रोडक्शन में इजाफा होता है, जिसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि दूसरे कंट्री से डिमांड में इजाफा होता है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स के लिए, और दूसरा यह कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता कल्टीवेटेड मेथड में इंप्रूवमेंट आती है तो प्रोडक्शन में इजाफा होता है। So widespread enhanced investment in change to physical environment to expand production, that is irrigation, canals, ports. इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज पे, कैनाल सिस्टम इंप्रूव होता है, पोर्ट्स इंप्रूव बनते हैं इस जो है वो सेकंड स्टेज में। इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है इस स्टेज में। चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर विद प्रीवियस सोशल इक्विलिब्रियम नाउ इन चेंज। इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी बिगिन। सोशल स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है ना, मतलब आप एजुकेशन अवेल करना स्टार्ट कर देते हैं, एजुकेशन पे तवज्जो ज्यादा देना शुरू करते हैं। लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इंडिविजुअल मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है।
फैमिली वाइज मोबिलिटी तो नहीं स्टार्ट होती, इंडिविजुअल मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अर्बन एरियाज में भेजते हैं या जॉब करने के लिए अर्बन एरियाज में भेज देते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिस तरह पिछली स्टेज में यह था कि वो अपने रवायात के साथ चिपटे होते हैं, स्टिक टू देयर कस्टम्स, रिजिड सोसाइटी होती है, चेंज सीम्स नेगेटिव, वो कुछ चेंज देखना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेशनल आइडेंटिटी की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लोग इस स्टेज में। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। थर्ड स्टेज इज टेक ऑफ स्टेज। The characteristics of this stage are as under: urbanization increases, मीन्स अर्बनाइजेशन का मतलब है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज हो जाती है। लोग ना सिर्फ इंडिविजुअल मोबिलिटी बल्कि फैमिली वाइज मोबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड्स, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे कि हमारी लेबर फोर्स जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। और इसी पॉइंट को देखने का दूसरा वे ये है कि एग्रीकल्चर में जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज आल्सो नेम्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्यों ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ट्रेडिशनल सेक्टर कंसीडर करते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर को हम मॉडर्न सेक्टर कंसीडर करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे पाकिस्तान 1947 में बना था, हमारी पॉपुलेशन का अराउंड 80% जो है वो रूरल एरियाज में रहता था। हमारी लेबर फोर्स देखी जाए तो तकरीबन 76% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। और इस टाइम 2020 में हमारी लेबर फोर्स का तकरीबन 44% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। 76 से 44 तक आ गया है। मतलब बाकी जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में कहीं अब्जॉर्ब हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल लें, यूएसए को देखें, तो यूएसए की लेबर फोर्स का सिर्फ 1% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है और जीडीपी में उनका सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है यूएसए की जीडीपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर जो है वो कम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। सो टेक ऑफ इस स्टेज में क्या होता है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज हो जाती है। लेबर फोर्स आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में मूव होना स्टार्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर कम होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर का जीडीपी में शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर एक्सपेंड्स एंड रेशियो ऑफ सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी शिफ्ट्स क्विकली टुवर्ड्स सेकेंडरी। जिस तरह मैंने अभी बताया कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में वो आता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मतलब कहें, जिसमें चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर इस स्टेज में। और जो सबसे पहले इंडस्ट्रीज बनती है वो ज्यादातर होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एज हैपेंड इन ग्रेट ब्रिटेन क्लासिक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। जैसे बरतानिया में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया था, तो जब सबसे पहले इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई थी तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। और इसकी एक वजह यह है कि पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों बनती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अब देखें ना पहले होती है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं।
तो स्टार्ट में जो इंडस्ट्रीज बनेगी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी। उसकी वजह यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल आएगा दैट विल कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। दैट्स वाई स्टार्ट में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टार्ट लिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई किसी को कंफ्यूजन है स्टेज में तो पूछ सकता है। फोर्थ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। The characteristics of this stage are as under: diversification of industrial base. Quickly industries expand and new ones take root quickly. Manufacturing shifts from investment driven capital goods towards consumer durable and domestic consumption. अब इसमें इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही होती हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं और जो नई जो है वो बन रही होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी कमोडिटीज की तरफ कर रहे होते हैं जिन्हें कंज्यूमर्स ने अवेल करना है डायरेक्टली, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम लेवल जो है वो इस स्टेज पे इंक्रीज कर चुका होता है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के मुताबिक प्रोडक्शन जो है वो मूव कर रही होती है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस कंडीशन इस स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस स्कूलों पे इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, यूनिवर्सिटीज पे इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। जैसे चूंकि अब वो इस स्टेज में जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो कंसीडर की जाती है कि वो फुलफिल हो चुकी हैं, लाइक जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कंसीडर की जाती हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। और इसमें जो है वो डेवलप कंट्रीज वाली दो मजीद बेसिक नेसेसिटीज शामिल की जाती हैं, एजुकेशन और हेल्थ। मतलब जो मेन फोकस है वो एजुकेशन और हेल्थ पे जाता है इस स्टेज पे। स्कूल, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है। So these are the characteristics of drive to maturity stage. And fifth and last stage is high mass consumption. The characteristics of this stage are as under: the industrial base dominates the economy. Primary sector is of greatly diminished weight in economy and society. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि यूएसए को देखें तो उसकी जीडीपी में उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है और बाकी जीडीपी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर से आ रही है। सो ऑब्वियसली इस स्टेज में, हाई मैस कंजम्पशन स्टेज में, फाइनल स्टेज है, इसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा होता है, जैसे चाइना में इस टाइम है। सो द प्राइमरी सेक्टर इज ग्रेटली डिमिनिश। प्राइमरी सेक्टर का शेयर जो है जीडीपी में बहुत कम हो चुका होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है। वाइड स्प्रेड नॉर्मेटिव कंजम्पशन ऑफ हाई वैल्यू कंज्यूमर गुड्स। हमारी कंजम्पशन का, लोगों की कंजम्पशन का ट्रेंड भी चेंज हो चुका होता है। पहले कंजम्पशन होती थी सिर्फ बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन वो अवेल हो जाए, लेकिन अब जो है वो कंजम्पशन का ट्रेंड चेंज होगा। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल करने के बाद भी लोगों के पास इतनी इनकम बच जाती है कि वो लग्जरीज आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स पे खर्च करें। ऑटोमोबाइल्स हो गया, या आप कह लें कि जैसे आप ये कह सकते हैं जैसे लग्जरीज आइटम्स, फ्रिज, एसी एटसेट्रा, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लग्जरीज आप कह लें, क्योंकि कंजम्पशन का ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल करने के बाद लोगों के पास इनकम बच जाती है इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए। कंज्यूमर टिपिकली इफ नॉट यूनिवर्सली हैव डिस्पोजेबल इनकम बियॉन्ड ऑल बेसिक नीड्स फॉर एडिशनल गुड्स। ये वही पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। देखिए, अगर हम पाकिस्तान का फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली ये जो थ्योरी थी तो ये पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी, ये इन जनरल डिज़ाइन की गई थी कि
ऑब्वियसली उसने डेवलपिंग कंट्रीज के भी केस स्टडी किए, डेवलप्ड कंट्रीज के भी केस स्टडी किए, डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्ट्री भी स्टडी की, देन उसने ये थ्योरी जो है वो ऑब्वियसली एक्सप्लेन की होगी। तो उसमें जो है वो इन जनरल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर अगर हम स्पेशली पाकिस्तान के साथ मैच करें तो मे बी हम कहें कि ये करेक्टरिस्टिक मीट कर रही है, ये नहीं कर रही है, हम इस स्टेज में है या हम इस स्टेज में है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसे ही होता है कि अगर हम इन जनरल बात करें तो एक कंट्री अगर डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो इसी तरीके से, इसी स्टेजेस से गुजर रहा होगा। Rostow asserts that countries go through each of these stages fairly linearly. Not all of the conditions were certain to occur at each stage, however, and the stages and the transition periods may occur at varying lengths from country to country and even from region to region. ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री जो है वो तमाम स्टेजेस की हर करेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रहा हो, लेकिन इन जनरल वो इन तमाम स्टेजेस से गुजर रहा होगा। और इन स्टेज के लिए, हर स्टेज के लिए टाइम पीरियड कितना है, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, क्योंकि हर रीजन, हर कंट्री की अपनी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये उन पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जब कोई थ्योरी बनती है तो बाद में उस पर क्रिटिसिज्म होता है, और क्रिटिसिज्म का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप खुद भी कोई थ्योरी या कोई बुक लिख लेते हैं, 2 साल बाद पढ़ेंगे आप उसे, आप उसमें नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो है वो निकाल सकेंगे, फिर 2 साल पढ़ेंगे, बाद पढ़ेंगे, फिर आप ऐसे मिस्टेक निकालेंगे। तो क्रिटिसिज्म का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो थ्योरी रिजेक्ट, इस थ्योरी का बहुत कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और ये बड़े फैक्ट पे बेस कर रही है थ्योरी। However, there are some criticism point that we can discuss. First one is Rostow is historical in the sense that the end result is known at the very outset and is derived from the historical geography of developed bureaucratic society. फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि रोस्टो जो है वो जो एंड रिजल्ट था वो पहले जानता था कि हमने यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे जाना है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो है वो हाई मैथ कंजम्पशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कहते हैं रिजल्ट तो वो पहले जानता था, तो ये कोई मतलब रिसर्च तो ना हुई कि रिजल्ट वो पहले जानता है। खैर ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और दूसरा ये कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्टोरिकल जियोग्राफी पे बेस कर रहा है। कहता है हिज मॉडल इज बेस्ड ऑन अमेरिकन एंड यूरोपियन हिस्ट्री and defines the American norm of high mass consumption as integral to the economic development process of all industrialized societies. इसका मॉडल जो है वो अमेरिकन और यूरोपियन हिस्ट्री पे कहता है बेस कर रहा है, और जो हाई मैस कंजम्पशन की करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो प्योरली अमेरिकन की बेस पर बताई गई हैं, जबकि अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की करेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर किया गया है। Another criticism is that Rostow's model does not apply to the Asian and African countries, as the events in these countries are not justified in any stage of his model. कहता है एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि कहता है अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जो स्टिल जो है वो फर्स्ट कंडीशन ट्रेडिशनल सोसाइटी में ही फंसे हुए हैं, वो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ सेकंड थर्ड स्टेज में जाने का नाम ही ले रहे। या एशियन कंट्रीज हैं उन पे भी कहता है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे, तो कहता है इन पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये सिर्फ जो है वो यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज पे की हिस्ट्री की बेस पर बनाया गया है, उनमें ऐसा हुआ था कह रहा है। द स्टेजेस आर नॉट आइडेंटिफाइबल प्रॉपरली as the conditions to take off and pre-condition to take off stage are very similar and also overlap. सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है वो एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, तो ओवरलैप हो रही हैं, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू रोस्टो ग्रोथ बिकम्स ऑटोमेटिक। रोस्टो के मुताबिक ग्रोथ ऑटोमेटिक है बाय द टाइम इट रीचेस द मैच्योरिटी स्टेज, but Kuznets asserts that
नो ग्रोथ कैन बी ऑटोमेटिक, देयर इज नीड फॉर पुश अप ऑलवेज। रोस्टो के मुताबिक ग्रोथ एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है और ऑटोमेटिकली फिर हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं। जबकि प्रोफेसर कुजनट इस पे क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि कोई भी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होती, हमेशा उसको पुश अप करने की जरूरत होती है, मतलब धक्का लगाने की जरूरत होती है इकोनॉमी को, मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर ऑटोमेटिक प्रोसीजर हो तो अफ्रीकन कंट्रीज अब तक डेवलप ना हो चुके होते। 1981 में अफ्रीका का जो है वो पावर्टी रेट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो 51 पॉइंट समथिंग था पावर्टी रेट, बिलो पावर्टी लाइन। और 2008 में वो 47.5 पे आया जस्ट। और इस टाइम जो है 2020 में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45% ऑफ पॉपुलेशन इन सब सहारन अफ्रीका इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो अगर ग्रोथ जो है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर हो तो क्यों ना वहां पे भी आ जाए। सो ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, हमेशा जो है इकोनॉमी को पुश अप करने की जरूरत होती है। देयर आर वेरियस वेज टू पुश अप द इकोनॉमी। So these are the some critical point on the theory of Professor Rostow stages of economic growth. यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।